अंकिता हत्याकांड में जब किसी वीआईपी की संलिप्तता का जिक्र आया तो उसकी पहचान करने के लिए और इस मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने के लिए अंकिता की हत्या के 2 महीने के भीतर ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग के लिए याचिका दायर की गई थी। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि एसआईटी की जांच सही दिशा में चल रही है। इसके बाद अंकिता के घरवाले और पत्रकार आशुतोष नेगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सीबीआई जांच के लिए यहां याचिका दायर की। इस पर 14 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिए कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की जो जांच चल रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए कि अब तक जांच कहां तक पहुंची, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट है, यानी केस का पूरा अपडेट मांगा गया। इस पर उत्तराखंड सरकार ने जो जवाब दिया उसमें उसने अपनी पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा कि पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। इस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनी है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, ऐसा उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट को। यानी उत्तराखंड सरकार अंकिता मर्डर केस की राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच से संतुष्ट थी और उसने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि जांच सही दिशा में चल रही है। तो इसी बीच हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने अंकिता भंडारी के मर्डर केस में वीआईपी की पहचान के लिए सीबीआई जांच की वाली याचिका दायर कर दी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड सरकार अपनी एसआईटी की जांच से सेटिस्फाइड थी। हालांकि सेटिस्फाइड उस पक्ष का होना जरूरी था जो कि पीड़ित पक्ष है, जो कि न्याय के लिए लड़ रहा है। अगर वो पक्ष सेटिस्फाइड होता तो वो सीबीआई जांच के लिए पहले उत्तराखंड के हाईकोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाता। लेकिन यहां पर उत्तराखंड सरकार सेटिस्फाइड थी और इसीलिए सारा संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं अपनी पुलिस या एसआईटी की जांच से संतुष्ट होने के बाद सीबीआई की जांच से बचने के लिए तो नहीं की जा रही थी। तो जो दलीलें दी गई होंगी उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट को भी यह मामला सीबीआई के हवाले करना उचित नहीं लगा और फिर हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट में अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद गोंजाल्विस साहब ने बड़े आहत होकर अंकिता के नाम एक ओपन लेटर लिखा था। वो चिट्ठी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। उसमें गोंजाल्विस साहब ने लिखा कि माफ करना अंकिता कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी हत्या की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई और हम अब तक मुख्य दोषी यानी वीआईपी को पकड़ नहीं पाए। मुझे माफ करना सोनी देवी कि तुम्हारी मासूम बेटी की हत्या एक वीआईपी के लिए कर दी गई जिसने होटल में काम करने वाली अंकिता से स्पेशल सर्विस की डिमांड की थी। अंकिता के इनकार करने पर उसे मार दिया गया। मुझे अफसोस है कि हमारी पुलिस नेताओं के सामने इतनी कमजोर हो गई है कि वे किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार रहते हैं। यह मशहूर वकील कॉलिन गोंजाल्विस की चिट्ठी का एक हिस्सा है जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंकिता केस की सीबीआई जांच की मांग खारिज होने के बाद लिखी थी और यह सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। तो कुल मिलाकर सीबीआई को इस केस में एंटर ही नहीं होने दिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह रही होंगी, क्या कोई खेल रहा होगा, क्या किसी को बचाने की कोशिश रही होगी, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसको लेकर सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस उत्तराखंड पुलिस और एसआईटी की जांच से उत्तराखंड सरकार सेटिस्फाइड दिख रही थी, वो जब इस केस की जांच कर रही थी तो उस समय उस वीआईपी तक न वो पुलिस पहुंच पाई न ही एसआईटी पहुंच पाई, जिसके लिए अंकिता भंडारी से रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस मांगी जा रही थी। यानी 19 साल की उस बच्ची पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए दबाव डाला जा रहा था। लेकिन पूरे जजमेंट की कॉपी पढ़ने के बाद मुझे वीआईपी वाले मामले में पुलिस की जांच पर संदेह पैदा होता है। पुलिस की जांच पर शक कैसे पैदा होता है, इसके लिए मैं फाइनल जजमेंट के पेज नंबर 87 में पॉइंटर नंबर 78 और 79 पर जो लिखा है उसको एक बार पढ़कर सुनाता हूं। यहां लिखा है कि PW 23 यानी गवाह नंबर 23 यानी पुष्पजीत बवौरिया जो कि अंकिता का दोस्त है, उसके फोन से मिली उक्त चैट दिनांक 17/9/2022 के संबंध में बचाव पक्ष यानी पुलकित के वकीलों का तर्क है कि ऐसे किसी वीआईपी का नाम अभियोजन ने नहीं बताया, यानी अंकिता की पैरवी करने वाले वकीलों ने नहीं बताया। अभियुक्त गण के फोन से किसी वीआईपी के सोमवार को आने, एक्स्ट्रा सर्विस या इस तरह के स्पष्ट संबंधी चैट नहीं मिली। इसके जवाब में अभियोजन मतलब अंकिता केस की पैरवी करने वालों ने तर्क दिया कि घटना के बाद से केवल मृतका यानी अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के फोन गायब थे।
दूसरे फोन पर डुप्लीकेट सिम लगाकर चैट रिट्रीव नहीं हो पाई, मतलब चैट को रिकवर नहीं किया जा सका, जिस कारण बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त पुलकित आर्य के द्वारा अपना फोन घटना के बाद से गायब कर दिया गया था और मृतका का फोन भी पुलिस को नहीं मिला। तो यह है वो पॉइंट जहां पर शक पैदा होता है कि क्या उस वीआईपी को उत्तराखंड पुलिस ने बचाया, क्या वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर से बचा लिया गया। पुलकित ने अंकिता की हत्या करने के बाद अपना फोन गायब कर दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे उगलवा नहीं पाई कि तूने फोन कहां छिपाया है बता, या कहां डिस्ट्रॉय कर दिया है ये बता। पुलिस पुलकित आर्य से यह भी नहीं उगलवा पाई कि उसने अंकिता का फोन कहां छिपाया या कहां डिस्ट्रॉय किया। यही नहीं, पुलकित ने कह दिया कि रिजॉर्ट के सीसीटीवी खराब हैं, तो पुलिस ने मान लिया कि हां खराब है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन थी? क्या इसीलिए पूरा जोर लगाया गया कि इस मर्डर केस की जांच सीबीआई के हाथ में न पहुंचे? अगर यह जांच सीबीआई को दे दी जाती और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के सीबीआई जांच करती तो इतना तय था कि उत्तराखंड पुलिस की इस जांच की वो धज्जियां उड़ा देती। पुलिस की जांच कहीं टिकती ही नहीं। पुलिस की जांच में क्या झोल है इसे तो मामूली आदमी भी समझ रहा है। ये तो बहुत ही सामान्य बात है कि जब इस मर्डर केस में कोई वीआईपी भी है, मतलब किसी बड़े आदमी का नाम आ रहा है जिसके लिए अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा था और उसके मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई, तो तीनों हत्यारों को दबोचने के बाद सबसे पहले उसी वीआईपी का पता लगाना चाहिए था। इसलिए मसला यह नहीं है कि पुलिस या एसआईटी ने इतने गवाह जुटाए, इतने सबूत जुटाए, कोर्ट में मामले की इतनी जल्दी सुनवाई की गई। आपने जो नहीं किया और जो किया जाना जरूरी था, सवाल उस पर है। जिस ढंग से जांच हुई उससे तो लग रहा है कि वीआईपी को बहुत प्लान तरीके से बचा लिया गया और इस साजिश का अंदाजा उस समय धामी सरकार के बयानों से भी लगता है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद वीआईपी का मामला उत्तराखंड की विधानसभा में भी उठा था, तो तब के शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी थी कि वीआईपी कोई भी नहीं है, रिजॉर्ट के रेजिडेंशियल सूट को ही वीआईपी सूट कहा जाता है और वहां ठहरने वाले अतिथि को वीआईपी अतिथि के नाम से संबोधित किया जाता है। सोचिए कितना मासूम जवाब दिया था उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। कहने लगे कि रिजॉर्ट के कमरे को ही वीआईपी कहा जाता है, वीआईपी कोई है ही नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वीआईपी को बचाने के लिए किस लेवल का खेल हुआ होगा। सोचिए पुलकित आर्य का फोन इस पूरे मर्डर केस में कितना बड़ा सबूत होता। अगर वो फोन मिल जाता तो उससे पूरा भंडाफोड़ हो जाता, उस वीआईपी का नाम पता भी मिल जाता और उस जैसे कई और बड़े और रसूखदार लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाता जो कि उस वनंतरा रिजॉर्ट में अय्याशी के लिए आया करते थे। लेकिन पुलिस ने कह दिया कि नहीं साहब, हमको फोन नहीं मिला और उसे मान भी लिया गया। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ऐसे भी कोई जांच होती है? मुझे तो हैरानी है कि अभियोजन पक्ष के वकीलों ने भी उस पर जोर क्यों नहीं डाला कि पहले उस वीआईपी का पता लगाओ। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की बात कैसे मान ली कि पुलकित और अंकिता का फोन नहीं मिला? वो फोन बरामद करने की जिम्मेदारी तो पुलिस की ही थी, जांच तो वही कर रही थी। जब अंकिता केस की पैरवी कर रहे वकील से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने भी टाल दिया। सर, जो वीआईपी का नाम बीच में उठ रहा था उसमें कुछ, और इसके अलावा 4 लाख रुपए का प्रतिकर। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में भले ही तीनों हत्यारों को उम्र कैद हो गई हो, वो वीआईपी एक मिस्ट्री बनकर रह गया, एक पहेली बनकर रह गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच में ढिलाई की वजह से ऐसा हुआ या जानबूझकर ढिलाई बरती गई। अगर आपको भी लगता है कि इस पूरी जांच में कोई झोल है, अगर आपको भी लगता है कि इस मामले में वीआईपी को जानबूझकर बचाया गया है, तो ये वीडियो दूसरों तक भी फॉरवर्ड कीजिएगा। सबको पता चलना चाहिए कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच में सीबीआई की एंट्री न होने देने में सबसे ज्यादा किसका इंटरेस्ट था, किसके हित साधे जा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी भावनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, आखिर में ये निवेदन कि अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और आर्थिक मदद करना चाहें तो मैं अपना क्यूआर कोड आपसे शेयर कर रहा हूं। इससे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे होगा ये कि ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचाने में कुछ मदद मिल जाएगी। तो जाते जाते उन व्यूअर्स से निवेदन है जिन्होंने वीडियो तो पूरा देख लिया है लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
कृपया फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे ताकि मेरी हर नई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।